गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के एक छोटे एग्जाम्पल को पढ़ लिया था, आज अकाउंटिंग इक्वेशन के एक बड़ा एग्जाम्पल है, उसको सोल्व करेंगे कि ये एग्जाम्पल में इक्वेशन कैसे आएगा, अकाउंट्स को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं आपके पास 10 ट्रांजेक्शन है, इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट भी क्या करनी है, मेंटेन करनी है, प्रिपेयर करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। जो लास्ट में अंत में जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो देखना, पहले इन ट्रांजेक्शनों को पढ़ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन किस हिसाब से क्या कह रहे हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट में जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उनको डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला ट्रांजेक्शन आ रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। ध्यान देना, स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। इसमें दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे पास, एक तो केस आ रही है, केस किसके रूप में आ रही है, कैपिटल के रूप में आ रही है। ठीक है, केस कैपिटल के रूप में आ रही है। तो केस क्या हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रही है, और कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है, तो ये भी क्या हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान देना, ये असेट्स है हमारे पास, केस होती है हमारे पास असेट्स, और असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज। तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो असेट्स आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और कैपिटल क्या होती है हमारे पास, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है हमारे पास, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको भी क्रेडिट में शो कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर केस। वही बात आ रही है, केस। ध्यान देना, यहाँ पे केस, हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो केस में कर रहे हैं, तो केस यहाँ पे क्या हो रही है, बिजनेस आउट हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड जो ट्रांजैक्शन है केस माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्रेडिट में शो कर दिया जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड्स परचेज हो रही है, गुड्स परचेज को हम यहाँ क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, गुड्स परचेज को यहाँ स्टॉक बोला जाएगा। तो स्टॉक में असेट्स का एक अकाउंट बन जाएगा, स्टॉक बिजनेस में इन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर केस। केस में क्या फर्नीचर किया हमने, परचेज हमारी क्या है, असेट्स है, तो इसमें एक रो और बढ़ जाएगा। ध्यान देना, अब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फर्नीचर का एक रो और बन जाएगा। फर्नीचर पैसा कहाँ चला जाएगा, हमारे पास प्लस में चला जाएगा, और केस बिजनेस से आउट हो रहा है, तो केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट माल परचेज किया, उधार में माल परचेज किया है, तो गुड्स परचेज हो रहा है, ये तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। और क्रेडिट यानी उधार माल खरीदा है, तो इसके लिए हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे क्रेडिटर्स। आगे चलते हैं, हमारे पास पांचवा, सोल्ड गुड्स फॉर केस। हमने माल को केस में सेल आउट कर दिया, तो सेल आउट किया तो बिजनेस में केस क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और ये गुड्स जा रहा आउट हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक में से इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अगला है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ध्यान देना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कितने का, 75,000 का हमने सेल किया है, वो भी किसको किया, हमने क्रेडिट सेल किया है, यानी डेब्टर यानी उधार माल बेचा है, तो 75,000 ये अमाउंट तो प्लस में हो जाएगी, किसमें, डेब्टर्स अकाउंट में क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 60,000, यानी स्टॉक जो गुड्स था वो कितने का गया, 60,000 का। तो ये जो प्राइस थी ये हमारे पास स्टॉक में से 60,000 माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, 60,000 का स्टॉक था, गुड्स था, हमने उसको सेल आउट कितने में किया, 75,000 में। तो ये केस तो रिसीव हुआ नहीं, लेकिन हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब हमारी कैपिटल भी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो इसका जो डिफरेंट था 15,000, ये 15,000 प्लस में आ जाएगा हमारे पास कैपिटल में। आगे बात करते हैं हम, कमीशन क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। कमीशन केस में रिसीव्ड हुआ है, तो एक आइटम तो प्लस हो जाएगा हमारे पास केस में, और यही आइटम प्लस हो जाएगा हमारे पास
कैपिटल में कैश भी ग्रोथ होगी, कैश ग्रोथ होगी तो हमारे पास कैपिटल भी हमारी इंक्रीज या ग्रोथ होगी। आगे बात करते हैं सैलरी पे। हमने सैलरी पे कर दी यानी कैश आउट हो गया, तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कैश अकाउंट माइनस हो जाएगा। जैसे ही कैश आउट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल भी क्या हो जाएगी माइनस में आएगी, तो कैपिटल को भी क्या यहाँ क्या किया जाएगा माइनस में दिखाया जाएगा कैपिटल में। आगे बात करते हैं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज यानी ड्राइंग कर ली, वही बात आती है ड्राइंग कर ली तो बिजनेस से कैश क्या हो रहा है आउट हो रहा है, तो यही वो चीज है कैश में से माइनस हो जाएगा और जितना कैश में से माइनस होगा तो कैपिटल हो जाएगा। भाई बात है कि जो कैपिटल में ड्राइंग को माइनस कर दिया जाता है तो कैपिटल भी क्या हो गई यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो गई, तो इसको भी क्या किया जाएगा यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। फिर बात आती है हमारे पास पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर हमने पेड किया क्रेडिटर को, तो इस कितने का किया हमने 15,000 का। तो देखो आपका फोर्थ जो ट्रांजैक्शन था क्रेडिटर कितने का इंक्रीज हुआ था 30,000 का, तो ये 30,000 में से 15,000 आपके क्रेडिटर में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्रेडिटर में कितना बैलेंस बचाएगा 15,000। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से दोबारा एक बार सोल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी कौन कौन सा अकाउंट किस हिसाब से होगा। तो जैसा कि एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन करते हैं, तो आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट असेट्स हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा लायबिलिटी और कैपिटल हो जाएगा। एग्जांपल को हमने पहले पढ़ लिया था ऑर्डरली सोल्व कर लिया था कि इसमें असेट्स में कौन कौन सी साइड आ रही थी। असेट्स में आ रहे थे कैश, स्टॉक, डेब्टर और फर्नीचर, और लायबिलिटी में हमारे पास एक आया था क्रेडिटर और कैपिटल में कैपिटल होता ही है। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो ये था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी 1,50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो 1,50,000 से बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो 1,50,000 बिजनेस में क्या हो रही है कैश ब्रोट हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो पहला ट्रांजेक्शन 1,50,000 जो आपका था वो प्लस में आ गया 1,50,000 रुपए। अगर 1,50,000 रुपए फर्स्ट बार आ रहे हैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो सीधा कैपिटल में चला जाएगा प्लस में 1,50,000। स्टॉक, डेब्टर, फर्नीचर और क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम अगला हमारा जो दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो ये था कि परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने नगद में माल खरीदा और वो कितने का परचेज किया हमने 60,000 का, 60,000 रुपए का माल परचेज किया है। तो ध्यान देना 60,000 का गुड्स आ रहा है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है। तो 60,000 गुड्स में क्या हो गया हमारे पास 60,000 प्लस हो गया क्योंकि गुड्स क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, और 60,000 कैश हमारे पास क्या हो रहा है आउट हो रहा है। तो कैश को माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पे 60,000। तो डेब्टर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्नीचर में नहीं होगा, क्रेडिटर में नहीं होगा और ना ही कैपिटल में इफेक्ट होगा कुछ। अब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे आगे तो 1,50,000 में हमें इसको माइनस कर दिया जाएगा 60,000 को, तो ये हमारे पास बच जाएगा 90,000 और इसका टोटल हमारे पास 60,000। डेब्टर, फर्नीचर, क्रेडिटर में कुछ नहीं है और कैपिटल वही आ जाएगी आपकी 1,50,000। हम बढ़ते हैं हम आगे थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमने फर्नीचर को परचेज किया है और वो किया है 37,500 रुपीज में किया है। तो जो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर हमारे पास असेट्स है, तो असेट्स को ले लिया 37,500। ये हमारे पास फर्नीचर बिजनेस में क्या हो गई इन्हें हो गया, यानी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने फॉर कैश। पॉइंट ये था हमने कि हमने फर्नीचर को क्या किया कैश परचेज किया है, तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कैश हमारे पास माइनस हो गया 37,500। स्टॉक, डेब्टर, क्रेडिटर और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब इसका हम टोटल करके बैलेंस निकालते हैं तो हमारे पास कैश का बन रहा है 52,500, स्टॉक का आ रहा है 60,000, डेब्टर में कुछ है नहीं, फर्नीचर में 37,500, क्रेडिटर कुछ नहीं है, कैपिटल वो का वही हमारे पास 1,50,000 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम अगला
फोर्थ पॉइंट, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था वो ये था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी 30,000 रुपए का हमने माल उधार खरीदा है, माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स हमारे पास 30,000 का क्या हो गया, हमारे पास परचेज हो गया, प्लस में आ गया, इंक्रीज हो गया, और हमने जो गुड्स किया वो क्या किया, हमने परचेज किया क्रेडिट, यानी एक पार्टी से खरीदा है उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी कहाँ आ गई हमारे पास, क्रेडिटर में प्लस में हो गया 30,000 हो गया, और बाकी केस में कोई इफेक्ट नहीं है, डेब्टर भी ऐसा का वैसा है, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं है, और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम इसका टोटल करते हैं, तो हमारे सामने आ रहा है बैलेंस, केस का आ रहा है हमारे पास 52,500, और जो स्टॉक आ रहा है हमारे पास 90,000, डेब्टर में कुछ है नहीं, फर्नीचर आ रहा है 37,500, क्रेडिटर का 30,000, और कैपिटल आ रहा है 1,50,000। अब करते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, तो जो फिफ्थ पॉइंट था वो हमारा था गुड सोल्ड फॉर कैश, 15,000 रुपए का हमने नगद माल सेल आउट कर दिया, माल सेल आउट किया, तो माल 15,000 का सेल आउट किया, तो प्लस में तो आ गया 15,000, और गुड्स हमारे पास माइनस का हो गया 15,000। डेब्टर पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम इसका टोटल निकालते हैं, बैलेंस की कितना आ रहा है, आया 67,500, और हमारे पास जो स्टॉक था उसका आ रहा है 75,000, ठीक है। हमारे पास जो डेब्टर था उसमें कुछ नहीं है, और हमारे पास जो फर्नीचर है 37,500, क्रेडिटर है हमारे पास 30,000 का, और कैपिटल है 1,50,000। अब लेते हैं हम हमारा छठवां पॉइंट, 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, गुड सोल्ड 60,000, कि हमने 60,000 का तो हमारे पास क्या था, स्टॉक था, और सेल आउट कितने में किया हमने उसको 75,000 में, 75,000 में, और वो भी कौन सा सेल आउट किया, क्रेडिट सेल आउट कर दिया हमने, उधार में माल बेचा, क्रेडिट सोल्ड कर दिया। तो ध्यान देना, सेल आउट किया हमारे पास, हमने क्या किया, इसको सोल्ड किया है, सोल्ड किया तो स्टॉक तो क्या हो गया हमारे पास माइनस में, तो स्टॉक हमारे पास माइनस में हो जाएगा 60,000, स्टॉक माइनस में हो जाएगा, और 75,000, ये 75,000 हमारे एक कस्टमर बढ़ गया जिनसे हमें पैसा मिलेगा, जो हमें पेमेंट करेंगे, तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारे पास डेब्टर में आ जाएगा यहाँ पे, तो डेब्टर में आ गया हमारे पास 75,000 आ गया ये। अब ध्यान देना, 60,000 का स्टॉक था, गुड्स था, और उसको हमने सेल आउट कर दिया 75,000 में, यानी 15,000 रुपए हमारे क्या हो गई, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होते ही कैपिटल क्या हो गई हमारे पास, इंक्रीज हो गई, कैपिटल हमारे पास 15,000 इंक्रीज हो गई, कैश, फर्नीचर और क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारे पास जो केस था, हमारे पास केस आ रहा है 67,500, वो का वही आ रहा है, और हमारे पास स्टॉक का बच रहा है हमारे पास बैलेंस 15,000 बच रहा है, डेब्टर आ रहा है 75,000 का, और हमारे पास जो फर्नीचर था 37,500, क्रेडिटर 30,000 का, और कैपिटल आ रही 1,65,000 की हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल आ गई। अब हम हमारा 7th पॉइंट देखते हैं कि 7th पॉइंट क्या है। 7th पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड 1,500, कमीशन 1,500 रुपए क्या हो रहा है हमारे पास, रिसीव्ड हो रहा है, तो 1,500 रुपए केस हमें आ रहा है, तो केस प्लस में हो गई 1,500 रुपए, और जैसे ही केस प्लस में हो गई तो हमारे पास कैपिटल भी क्या हो गई, दूसरा जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेगा वो कैपिटल का, वो 1,500 प्लस में आ गया, बाकी के जो ट्रांजैक्शन बच रहे हैं, जो अकाउंट बच रहे हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब 7th पॉइंट के बाद में हम बैलेंस निकालते हैं, तो हमारा पास बैलेंस आ रहा है, ये आ रहा है 69,000 का, स्टॉक आ रहा है हमारे पास 15,000 का, डेब्टर आ रहा है 75,000 का, और हमारे पास फर्नीचर है 37,500, क्रेडिटर आ रहा है 30,000 का,
और कैपिटल आ रहा है 1,66,500। अब इसके बाद में हम हमारा एड पॉइंट करते हैं। देखते हैं एड पॉइंट क्या कह रहा है। एड पॉइंट कह रहा है पेड सैलरी 1500 की 1500 रुपए हमने सैलरी के, सैलरी पेड की हमने 1500 रुपए। तो वही बात आ गई जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ था, कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हुए थे, ऐसे कैश आउट हो रहा है तो कैश आउट हो गया, माइनस में कर दिया 1500 और कैश आउट होते दूसरा अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास सिर्फ कैपिटल में से 1500 रुपए माइनस में, और बाकी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका हम टोटल निकालते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे पास कि कितना बच रहा है एड ट्रांजेक्शन के बाद में। तो वही 69 में 1500 माइनस कर दिया तो वही अपने पास आ रहा है 67,500 और हमारे पास स्टॉक में है 15,000, डेप्टर है 75,000, फर्नीचर है 37,500, क्रेडिटर है 30,000 का और कैपिटल आ रहा वापस वो का वही आ गया 1,66,500 में 1500 माइनस कर देंगे तो 1,65,000 वो का वही आ जाएगा। अब हम करते हैं हमारा 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास। 9th पॉइंट कहता है हमारे पास सैलरी केस हमने क्या किया, विड्रॉ किया 15,000 रुपए, 15,000 रुपए केस किया हमने, विड्रॉल किया 15,000 रुपए, केस क्या किया बिजनेस से निकाल लिया, तो बिजनेस से केस निकाला तो 15,000 को केस में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। जितना केस माइनस होगा उतना ही कैपिटल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो कैपिटल भी 15,000 क्या हो गई, माइनस में हो गई। बाकी के जो ट्रांजेक्शनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकाउंट पे। अब हम इसका क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। तो हमारे पास जो 67,500 है उसमें से 15,000 निकाला तो 52,500 बच गया। स्टॉक वो का वही 15,000, डेप्टर वो का वही 75,000, फर्नीचर वही 37,500, क्रेडिटर 30,000, कोई चेंज नहीं। 1,65,000 में 15,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। अब देखते हैं हम हमारे पास लास्ट जो 10th पॉइंट है, 10th ट्रांजेक्शन है, वो क्या कहता है, वो कह रहा पेड क्रेडिटर 15,000 यानी पेड किया हमने, पेड टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर को हमने क्या कर दिया 15,000 रुपए पे कर दिया। तो इसका मतलब केस भी क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, डिक्रीज हो गया तो केस आउट हो गया। तो केस आउट हो गया तो 15,000 एक जगह तो यहाँ गया और दूसरी जगह क्रेडिटर में से 15,000 माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर में हमारे पास 30,000 था तो 30,000 क्रेडिटर में 15,000 माइनस कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है। 52,500 में से निकाला 15,000 तो 37,500, स्टॉक आ रहा है 15,000, डेप्टर आ रहा है 75,000, फर्नीचर आ रहा है 37,500 और क्रेडिटर 15,000 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 15,000, 15,000। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं तो 1,15,000 की कैपिटल आ गई। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी कि एक साइड एसेट्स है और दूसरी साइड क्या है, लायबिलिटी है। तो असेट्स के हमारे पास कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, केस, स्टॉक, डेप्टर और फर्नीचर, यहाँ तक का टोटल देखेंगे। और हमारे पास जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर और कैपिटल का हम यहाँ पे इसका टोटल देखेंगे और उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे कि किस हिसाब से क्या प्रिपेयर की जाएगी। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब उस इक्वेशन किए हुए क्वेश्चन को हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन किया वो इक्वल आया नहीं है। तो हमारा बैलेंस ये था, जो क्वेश्चन किया था, केस आ रहा 37,500, स्टॉक है 15,000, डेप्टर है 75,000 और फर्नीचर है 37,500। ऐसे ही क्रेडिटर आ रहा था लायबिलिटी साइड 15,000 और कैपिटल आ रही थी 1,50,000। तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एक साइड आपकी लायबिलिटी अमाउंट, सेकंड साइड दूसरी साइड असेट्स और
अमाउंट, ये दो साइड होती है बैलेंस शीट की, कोई डेबिट कोई क्रेडिट साइड नहीं होती। फिर भी ध्यान रखना असेट्स को डेबिट में इंक्लूड किया जाता है डेबिट साइड में, और लायबिलिटी को या लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड इंक्लूड किया जाता है। तो हमारे पास जो लायबिलिटी है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल और क्रेडिटर का बैलेंस भी क्या होता है हमारे यहाँ क्रेडिट होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है 15,000 और साथ में हमारे पास बैलेंस है हमारे पास कैपिटल का 1,50,000। ये सारी चीजें हमारी क्या है यहाँ पे असेट्स है, ये असेट्स है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है, लिखते नहीं है साइड लिखते नहीं, लेकिन बैलेंस डेबिट में इंक्लूड किया जाता है। तो हमारे पास केस आ रहा है, केस आ रहा है हमारे पास 37,500। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस आ रहा है 15,000। फिर आ रहा है हमारे पास डेप्टर, डेप्टर का आ रहा है 75,000। और उसके बाद में हमारे पास है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास दिखा रहा है 37,500। ये बैलेंस आ गया। जब हम इसका टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल क्या है, बैलेंस शीट में बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड का हमारे पास है 1,65,000 और असेट साइड का भी हमारे पास आ रहा है 1,65,000। ये बैलेंस आया, इसका मतलब बैलेंस दोनों सेम है। जो हमने क्वेश्चन किया वो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है और आगे भी हम ऐसे ही समझाते रहेंगे। थैंक यू।